चलिए अब सीधा चलते हैं जहां सीएम मनोहर लाल संबोधित कर रहे हैं। राज्यसभा के सदस्य, बहुत वरिष्ठ नेता श्री रामचंद्र जांगड़ा जी, पिछड़ा वर्ग मोर्चा के हरियाणा प्रदेश के हमारे अध्यक्ष श्री मदन लाल चौहान जी, विधायक हिसार से हमारे डॉक्टर कमल गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी हिसार जिला के अध्यक्ष कैप्टन भूपेंद्र जी, पूरे प्रदेश में आज का ये जो कार्यक्रम है लगभग 80 स्थानों से ऊपर इस समय चल रहा है। सब जगह यही स्वरूप वहां है। वहां भी हमारे जितने उपस्थित मंत्रीगण हैं, सांसदगण हैं, विधायकगण हैं, विभिन्न बोर्ड कॉर्पोरेशन के हमारे चेयरमैन बंधु हैं, उपस्थित आज जो पार्टी जिन्होंने ज्वाइन की है, प्रदेश के केश कला बोर्ड के हमारे चेयरमैन और लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष भाई सुरेश सैन जी, इनके साथ और प्रमुख जो महत्वपूर्ण इनकी पार्टी के 4-5 और पदाधिकारी जिन्होंने ज्वाइन किया है, उपस्थित सभी हमारे कार्यकर्ता बंधुओं, भाइयों बहनों, पत्रकारों व छायाकार मित्रों, आज का ये कार्यक्रम वास्तव में एक बड़े स्वरूप का कार्यक्रम होने वाला था, लेकिन जैसा आपको पता है, कुछ दिन पहले हरियाणा के अंदर जिस प्रकार की परिस्थितियां बनी हैं कोरोना की, और उस कोरोना के इस रिव्यू करते समय जब सब प्रदेशों में इस प्रकार की बात सामने आ रही है, खास करके दिल्ली और आसपास के जिलों में संख्या बहुत बढ़ रही है, लोगों की भी जो सावधानियां बरतने की बात कही गई थी उसमें कहीं ना कहीं लापरवाही हो रही है। तो एक योजना तय की गई कि जितने सामाजिक कार्यक्रम हैं, पारिवारिक कार्यक्रम हैं, राजनीतिक कार्यक्रम हैं, उनमें कहीं भी 100 संख्या, 200 संख्या, इससे ज्यादा संख्या न रहे। मास्क लगाकर रखना, एक दूरी बनाकर कार्यक्रम को करना, कम से कम 2 गज की दूरी का जो आह्वान किया है, सैनिटाइजेशन इस नाते से बार बार उसका उपयोग करना, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम, प्राणायाम हैं, कई प्रकार के ऐसे आयुर्वेदिक पेय आ गए हैं, खाने पीने की चीजें भी आई हैं, कुछ दवाइयां भी हैं कि हमारी इम्यूनिटी ये बढ़े, जिसमें से हम अपने आप को कोरोना से बचा सकें। कोरोना होने के बाद इलाज करने में तो सरकार थोड़ी सहायता कर सकती है, लेकिन मुझे कोरोना ना आए ये तो हमको अपने आप इसकी सावधानी बरतनी होगी। हम तो केवल अपील कर सकते हैं, सावधानी के लिए आग्रह कर सकते हैं। तो ये जब सारा आग्रह पूरे प्रदेश में किया गया, उस समय ये प्रश्न हुआ कि 29 तारीख की हिसार की रैली, तब ये निर्णय कर लिया कि हम बड़ी रैली हिसार की न करके एक वर्चुअल रैली वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरे प्रदेश में सभी विधानसभा क्षेत्रों में एक कार्यक्रम कम से कम जरूर हो, कहीं कहीं एक से ज्यादा कार्यक्रम भी हो रहे हैं। अपने हिसार में ही आज 4 कार्यक्रम हैं, अलग अलग कोनों में, अलग अलग क्षेत्रों में। 2 कार्यक्रमों में पहले होके आया हूं, अभी यहां के बाद जो एक और कार्यक्रम और बचेगा उसमें भी मैं चाहे 5 मिनट के लिए जाके आऊंगा, केवल उनका अभिवादन करूंगा, जाकर मिलकर आऊंगा। सब स्थानों पर अपने प्रमुख नेता आज पहुंचे हैं और सबने अपने इस विषय के ऊपर आप लोगों से अपनी बातें साझा की है। आज का विषय हमारे आज के इस रैली के अध्यक्ष, विधानसभा में उपाध्यक्ष श्री रणवीर गंगवा जी ने कहा कि एक धन्यवाद रैली करनी है। मैंने कहा धन्यवाद तो अपने लोगों के द्वारा नहीं किया जाता, हम तो आपस में बातचीत करते हैं। धन्यवाद हमेशा पराये लोगों का किया जाता है। मैं एक किस्सा आपको बताता हूं अपने जीवन का। जब मैं संघ का प्रचारक था, किसी एक शिविर में हमारे एक साथी को
थोड़ा सिरदर्द की तकलीफ हुई। एक दूसरे हमारे प्रचारक वो होम्योपैथी की दवाई रखते थे, मैंने जाकर के उनसे दवाई ली कि ऐसे ऐसे सिरदर्द की कोई दवाई है तो आप दे दीजिए। उन्होंने मुझे 2 पुड़िया दी कि एक अभी जाकर के दे दो, एक सुबह उठते ही दे देना। मैंने 2 पुड़िया लेकर के कहा, उनको हम वैद्य जी कहते थे, कि वैद्य जी बहुत बहुत धन्यवाद। कह लगे इधर आओ इधर आओ, और दवाई मेरे से वापस ले ली। मैंने कहा क्यों, क्या गलती हो गई, क्यों वापस ली है? कि अच्छा अभी गलती समझ में नहीं आई है। मैंने कहा बताइए, मैं तो नया आदमी हूं, ये बहुत 40 वर्ष पहले पुरानी बात है, मुझे आप ध्यान कराइए, अपनी गलती का एहसास मुझे हो जाएगा। कहने लगे परिवार के अंदर जब आपके कोई बड़े पिताजी, माताजी, चाचा, चाची या कोई भी व्यक्ति परिवार के सदस्य के नाते आपके लिए कोई काम करते हैं, आपको वो खाना भी खिलाते हैं, आपको स्कूल की फीस भी देते हैं, आपके लिए कोई भी आवश्यकता पड़ती है, जब वो आपके लिए काम करते हैं तो आप उनका धन्यवाद करते हैं। मैंने कहा जी वो तो नहीं किया कभी। क्यों नहीं करते? कि वो तो अपने परिवार के सदस्य हैं। कहने लगे वो परिवार के सदस्य हैं तो मैं आपके परिवार का सदस्य नहीं हूं क्या? मैंने कहा बात समझ में आ गई, मैं ये धन्यवाद भी वापस लेता हूं, आप मुझे दवाई भी दे दीजिए। तो जब एक परिवार होता है उस समय धन्यवाद की बात नहीं होती। परिवार के हर सदस्य को अपना दायित्व निभाना चाहिए, जिम्मेवारी निभानी चाहिए, तभी हम साथ मिल करके साथ चल सकते हैं। सबका साथ सबका विकास, इस नारे पर पूरा उतर सकते हैं। संयोग से पिछले 6 साल से हमको हरियाणा में शासन करने का अवसर मिला है। इन 6 सालों में हर समय विचार करते रहते हैं कि अपना ये हरियाणा का परिवार है, ये 2.5 करोड़ पौने 3 करोड़ की जो हमारी आबादी है, ये मेरा एक परिवार है, इसमें किस वर्ग को क्या तकलीफ है, उस तकलीफ को कैसे दूर किया जाए, ये हमेशा सोच बनी रहती है और उसी में से निर्णय लेते हैं। आज के इस निर्णय की भी जिसकी चर्चा हो रही है, इसकी मैं बात करूं, इच्छा रही होगी, बहुत बार मांग पत्र में विषय आए होंगे, लेकिन क्या अपने इस वर्ग ने इस बात को प्राप्त करने के लिए जैसे पहले कभी करते रहे होंगे, कोई आंदोलन किया था क्या? नहीं किया ना। हमने अचानक विचार किया कि ये जो वर्ग है पूरे हरियाणा में, हर गांव में, हर शहर में थोड़ी थोड़ी संख्या में फैला रहता है। इनकी अलग से पॉकेट्स नहीं है। कुछ जातियों के, कुछ वर्गों की पॉकेट्स होती हैं। उन पॉकेट्स में उन लोगों को आरक्षण की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि अपनी पॉकेट में अपनी आबादी के हिसाब से अपना वर्चस्व, राजनीतिक वर्चस्व उनका बन जाता है। लेकिन ये मेरा जो बैकवर्ड क्लास, खास करके अति पिछड़ा वर्ग, जिसको हम क वर्ग कहते हैं, ए वर्ग कहते हैं, ये सब स्थानों पर आबादी के हिसाब से फैला रहता है। जो फैला रहता है तो इनको उस इलाके के हिसाब से कुछ आरक्षण की आवश्यकता हो तो देनी चाहिए। तब हमने ये पंचायती राज के अंदर 8% का आरक्षण आपको दिया है। और इसमें भी एक और बात ध्यान रखनी है कि अगर 8% में संख्या 2 से कम अगर होती है तो 2 संख्या जरूर होगी, इससे ऊपर हो जाए तो मिलेगा, नहीं तो 2 जरूर हो जाएंगे। चाहे वो ब्लॉक समिति के सदस्य हो, चाहे जिला परिषद के सदस्य हो, चाहे पंचायत के सदस्य हो, सब में हो सकता है। इससे आगे भी कुछ अपेक्षा हो, वो आगे चल के देखी जा सकती है। लेकिन एक कहावत है ना, सहज पके सो मीठा होए। धीरे धीरे आवश्यकता पड़ने पर आगे बढ़ेंगे। मैं इसमें एक बात और जोड़ता हूं, आरक्षण किसी का शौक नहीं है। आरक्षण किसी का शौक नहीं है। आरक्षण जरूरत है तो जरूरत को पूरा करने के लिए चीज है। कल को मान लो पूरे हरियाणा में जिन इकाइयों में आज आरक्षण दिया गया है और 2 की मिनिमम संख्या रखी गई है, हम आगे बढ़ करके और ये जो पिछड़ा लेबल लगा हुआ हमारे ऊपर, इस पिछड़ा लेबल को हटा करके हम और आगे बढ़ जाएं और हमारी संख्या अपने आप 2 की बजाय 3, 4, 5 हर स्थान पर आने लग जाए, तो फिर इस 2 की जरूरत है क्या? कोई आरक्षण की जरूरत है क्या? आरक्षण तभी होता है
जब समाज में कोई एक वर्ग किन्हीं भी कारणों से पिछड़ गया है, पीछे रह गया है, उसको बराबर का अवसर देने के लिए थोड़ा सहारा देना पड़ता है और उस सहारे के साथ अपनी योग्यता के आधार पर, अपनी कुवत के आधार पर, अपने परिश्रम के आधार पर समाज आगे बढ़ जाए तो फिर इन चीजों की जरूरत नहीं होती है। मैं उदाहरण दूंगा आपको। जब देश का विभाजन हुआ 1947 में, समाज का बहुत बड़ा वर्ग पश्चिमी पंजाब से, खास करके हरियाणा और पंजाब जो आज दो प्रांत हैं, कुछ और प्रांतों में भी लोग गए, दिल्ली भी गए, बाकी जगह भी गए, उन्हें अपना जीवन शुरू किया। कठिनाइयां बहुत थी क्योंकि खाली हाथ वहां से लौटे थे। कुछ वर्ष के बाद, देश स्वतंत्रता के बाद अपनी सरकार बनी। 1952 के अंदर पहली बार केंद्र में अपनी जो सरकार बनी अपने स्वतंत्र भारत की, तो एक आवाज उठी कि ये जो समाज है, जिसको उन्होंने अपने समाज को पुरुषार्थी समाज इस नाते से नाम दिया, तो ये पुरुषार्थी समाज को आरक्षण लेना चाहिए। और आपकी जानकारी के लिए उस समय समाज के दो धड़े बन गए, दो ग्रुप बन गए। एक ग्रुप ने कहा कि आरक्षण लेना चाहिए, दूसरे ग्रुप ने कहा कि नहीं, आरक्षण नहीं लेना चाहिए। न लेने वालों के मन में क्या था कि नहीं, हम लोग अपनी मेहनत से जैसे पहले अपने आप काम करते थे, वहां छूट गया कोई बात नहीं, लेकिन हम अच्छे प्रकार से मेहनत करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। समाज के अंदर बराबरी लाने के लिए हम अपने बाजुओं से, अपने ताकत से, अपने दिमाग से, अपने हाथों से हम और आगे बढ़ेंगे। आरक्षण के ऊपर नहीं जाना चाहिए। अब जो विषय निकले, लेकिन उस समय वो सारा समाज आरक्षण पर नहीं गया। उन्होंने मना किया कि हम आरक्षण नहीं लेंगे। और आज उस पुरुषार्थी समाज को हम देखते हैं कि हर दृष्टि से बलशाली हैं। आज वहां गरीबी भी है, गरीब भी हैं, लेकिन अच्छे संपन्न भी हैं। समाज आगे बढ़ गया। सहायता हमको उसकी करनी है जो कहीं भी किसी कारणों से पीछे रहे। हमारा समाज आजादी के बाद या आजादी के पहले जो भी कुछ कारण रहे, लेकिन पिछड़ा रह गया। हमारी कोई नियति पिछड़ने की नहीं है, लेकिन मजबूरी से या सिस्टम से कुछ ना कुछ हमारे ऐसे कोई अवसर हमको नहीं मिल पाया कि हम आगे बढ़ जाए। तो सिस्टम ने हमको सपोर्ट नहीं किया। आज हम सिस्टम में सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। 1991 में, आज से 40 साल पहले अपने समाज को आरक्षण मिला था। उससे पहले तो नहीं मिला हुआ था, मंडल आयोग के समय ही मिला। ये आरक्षण उस समय मिला, ये आज से 40 साल पहले मिला। लेकिन बड़े दुख की बात यह है कि उस आरक्षण के बाद उसको जिस प्रकार से सपोर्ट मिलनी चाहिए थी कि इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए, आरक्षण तो नौकरियों में हो गया, कोई बात नहीं, उच्च शिक्षा में हो गया, लेकिन समाज के वर्ग के अच्छे पढ़ाई करने के लिए कोई व्यवस्थाएं बनाई जाएं, ऐसे समाज के वर्ग के हर बच्चे को पढ़ने का अच्छा अवसर मिल जाए, उसके प्रयत्न ये नहीं हुए। हम आज वो प्रयत्न सारे कर रहे हैं कि समाज का वो वर्ग जिसके बच्चे किसी कारण से अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, उनके लिए स्कूलों की व्यवस्था तो सब जगह है ही है। उनको छात्रावास की व्यवस्था की आवश्यकता हो तो छात्रावास की व्यवस्था देंगे। ऐसे मेधावी छात्रों को अगर स्टाइपेंड देना है, छात्रवृत्ति देना है, तो छात्रवृत्ति देंगे। और जो ऐसे बच्चे बहुत हायर एजुकेशन के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, परिवार भी उनको सपोर्ट नहीं कर सकता और सरकार की एक सीमा होती है छात्रवृत्ति की, उस छात्रवृत्ति से काम नहीं चल सकता, तो हमने उनके लिए लोन की व्यवस्था भी कर दी है कि उस लोन में जो इंटरेस्ट है वो कम से कम इंटरेस्ट रख करके बाकी सरकार देगी उसका इंटरेस्ट। और लोन लेने के लिए किसी माँ बाप को उसका कोलेट्रल नहीं देना पड़ेगा। कोलेट्रल मतलब उसके लिए जो गारंटी होती है संपत्ति की, वो नहीं देनी पड़ेगी। ये गारंटी ऐसे बच्चों के ऋण के लिए बैंकों को गारंटी देने का काम सरकार करेगी। सरकार उसकी गारंटी देगी। कितना ही लोन जिसको चाहिए, किसी को विदेश में पढ़ाई करनी है, डॉक्टरी की करनी है, इंजीनियरिंग की करनी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, कुछ बनना है, शोध करना है, अगर लड़के में, छात्र में, छात्राओं में योग्यता है तो योग्यता के आधार पर आगे बढ़ने के लिए अब उनको रोक कोई नहीं पाएगा। और इस
मान लो कोई ऋण देना भी है, ब्याज में सहयोग सरकार करेगी, लेकिन इस ऋण की अदायगी किसी माँ बाप को नहीं करनी पड़ेगी। अब ये अदायगी तो जब व्यक्ति पढ़ लिख करके कमाने लगेगा, नौकरी करेगा, उसी को जब करना है तो कुछ साल में वो कर लेगा। अच्छी शिक्षा प्राप्त करके आएगा तो कुछ ना कुछ करेगा ही। तो रास्ते हमारे सब खुल रहे हैं। पढ़ाई के साथ साथ कौशल विकास, क्योंकि ये जो सारा वर्ग है ये शिल्पकार वर्ग है, ये कर्मयोगी वर्ग है। गीता में कर्म को बहुत ही मान्यता दी गई है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्मयोगी को बहुत ही उसमें मान्यता दी है। तो हमारा ये जो सारा समाज है, ये चाहे आजादी से पहले चाहे आजादी के बाद हमारी सारी अर्थव्यवस्था का आधार है। जब हम गुलाम थे, हमारे देश में कोई बड़ी चीजें नहीं बनती थी। हमारे कारीगर छोटी छोटी चीजें बनाते थे, अपने हाथ से बनाते थे। हथकरघा है, घरेलू उद्योग है, बहुत अच्छे अच्छे कला सीख करके, चाहे कपड़ा बनाने की कला है, चाहे हमारे आभूषण बनाने की कला है, ऐसी चीजें जो विदेशों में भी काम आती थी, इस देश के एक्सपोर्ट में 24% हिस्सा ये छोटी कारीगरी का होता था, जो आपके ऊपर निर्भर करता था। 24% हिस्सा होता था। आज भी उन चीजों की आवश्यकता है, लेकिन कहीं ना कहीं आधुनिक युग के हिसाब से जो कौशल है, जो हुनर है, उसके विकास में अभी हम पिछड़े हैं। पुराना जो समय का कौशल हमारा है, वो आज शायद दुनिया में काम नहीं आ सकता। हमको, हमारे कारीगरों को, हमारे परिवार के जो पैतृक हमारे काम धंधे थे, उसके विकास के लिए आज कौशल विकास करना पड़ेगा। हमारा स्किलिंग का डेवलपमेंट करना पड़ेगा। इसके लिए भी हमने पहल की है। पलवल के अंदर एक कौशल विश्वविद्यालय, श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, ये हमने खोला है। 800 कोर्सेज हैं छोटे बड़े, वो सब इसी समाज के लोगों को ज्यादा प्रभावित करेंगे। हमारे केश कला के जो आज अध्यक्ष जिन्होंने ज्वाइन किया है, सुरेश सैन जी ने, इन्होंने एक बार मुझे कहा कि हमारे बच्चे आज के हिसाब से जैसे हेयर सैलून नए प्रकार के शहरों में खोलने पड़ते हैं, हमारी बेटियां कहीं ब्यूटी पार्लर का अच्छा शोरूम खोल सकें, इसके लिए कुछ करना चाहिए। हमने बात की अपने वाइस चांसलर से, उनका कि 4 सेंटर ऐसे जो अच्छे केश कला यानी अच्छे सैलून की दुकान खोल सकें, हमारी ब्यूटी पार्लर बहनें जो है उसका कोई शोरूम बना सकें, उसके लिए 4 सिखलाई के सेंटर खोल दिए। इनके बच्चे सब जगह पढ़ रहे हैं। क्यों सुरेश जी, है ना ऐसा? छोटी छोटी चीजें हैं। अभी जो हमारे ये जो मैसन हैं, मिस्त्री हैं, बार बेंडिंग, लोहा मोड़ने वाले, इलेक्ट्रीशियन, इनके कोर्सेज, हाई क्लास कोर्सेज। पीछे मैं दुबई गया, दुबई के वहां के शेख ने कहा कि हमारे यहाँ ड्राइवर्स की बहुत जरूरत होती है, आप क्या 500 ड्राइवर हमारे यहाँ भेज सकते हैं वहां हरियाणा से? हमने कहा अभी तो हमारे यहाँ ड्राइविंग का ऐसा कोई कोर्स है नहीं है। जो सीखते हैं थोड़े बहुत तो लोकल सीख लेते हैं, अपने आप अपनी ड्राइविंग कर लेते हैं। इस प्रकार का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ड्राइवर हमारे पास अभी नहीं है। हमने अब कहा है कि ऐसी इंटरनेशनल ड्राइविंग की कोर्स शुरू करो, चाहे वो दाहिने हाथ चलाने वाली गाड़ी हो, चाहे बाएं हाथ चलने वाली गाड़ी हो। दुनिया में कुछ देश ऐसे हैं, हमारे यहाँ तो बाएं हाथ गाड़ी चलती है, उनके यहाँ दाएं हाथ गाड़ी चलती है। वो क्रॉस करते हैं तो उल्टा क्रॉस करते हैं। यहाँ के ड्राइवर वहां एक्सीडेंट कर देंगे, इसलिए उनको अलग से सिखलाई करानी पड़ती है। तो ऐसे ड्राइविंग के कोर्स ये हम शुरू कर रहे हैं। रोजगार में व्यक्ति आगे कैसे बढ़े। सरकारी नौकरियों में योग्यता को हमने आधार माना है। एक समय ऐसा था कि जिनकी अप्रोच होती थी, जिनके हाथ में पैसे की ताकत होती थी, नौकरी खरीद लाते थे। हमने वो नौकरी की जो अप्रोच वाली पर्ची और पैसे की ताकत वाली खर्ची दोनों बंद कर दी कि योग्य व्यक्ति होगा तो वो आगे बढ़ेगा। और आपने देखा है, चाहे वो ग्रुप डी है, ग्रुप सी है, ग्रुप बी है, या चाहे HCS है, ग्रुप ए की भी नौकरियां हैं, किसी की सिफारिश नहीं मानी हमने। ये IAS और HCS में करोड़ों रुपए के लेन देन हो जाते थे, और वो इसलिए होते थे कि करोड़ों रुपया दे करके वहीं से निकालेंगे, एक खर्च करेंगे 10 निकालेंगे। इसका नाम है भ्रष्टाचार।
भ्रष्टाचार को यदि बंद करना है तो कम से कम उसकी नौकरी में उसको पैसा ना देना पड़े, तब वो हमारी बात को सुनेगा, वरना क्यों सुनेगा। वो कहेगा मैं पैसे खर्च करके आया हूं तो मैं से कमाऊंगा ही। अब इस सिस्टम को हमने तोड़ दिया है। आज हर मुख्यमंत्री को साल में 2-3 HCS प्रमोट करने का अधिकार होता है। साल में कम से कम एक IAS क्लास 1 के किसी भी अधिकारियों में से एक IAS बनाने के उसके पास एक कलम में अधिकार होता है, जिसको चाहे बना सकता है। हमने कहा भी हमने ये भाई भतीजावाद तरफदारी नहीं करनी है, ना किसी से पैसे से लगने देना है। जो योग्य व्यक्ति हैं HCS लगने वाले, उनको को फॉर्म भरें, जाके परीक्षा दे दें, जो मेरिट पर आएंगे उनको उठा के लगा देंगे। ऐसे ही IAS एक के बदले में 5 नाम UPSC को भेजने होते हैं। इस समय 5 वो IAS की सीटें खाली हैं। हमने पिछले दिनों में एग्जाम लेकर के जो टॉप के 25 नाम थे वो UPSC को भेज दिए। अब इसमें से 5 छांट करके आप भेज दो। हमें कोई अपना भाई भतीजावाद, मुझे अपना रिश्तेदार कोई नहीं लगाना है उसमें। आखिर तो ये परंपराएं शुरू करनी पड़ती हैं। सुधार हमेशा ऊपर से नीचे होता है। कितने सुधार हम कर रहे हैं, उन सुधारों में क्योंकि बहुत सी सरकार की ऐसी योजनाएं होती हैं, जिन योजनाओं का लाभ, योजनाएं बनाई इसलिए जाती हैं कि गरीब को लाभ हो जाए, लेकिन देखा क्या गया है कि उन योजनाओं का लाभ नीचे पहुंचाने में भी बीच में कहीं ना कहीं टांका लगता है। मैं तुझे 20,000 रुपये का लाभ लेके दे देता हूं, पहले 5,000 रुपये मुझे दे दे। ये सिलसिले चलते रहे हैं। देने वाला भी इसलिए देता कि 20 ही मिल रहा, 5 इसको दे तो 15 तो मिलेगा ही। लेकिन भाई 20 का अधिकार जब उसका है तो बीच में 5 की कटौती करने वाला क्यों आया है ये दलाल बीच में? इसको नहीं बर्दाश्त करेंगे। 20 का अधिकार किसी का तो पूरा 20 उसी को मिलेगा, 50 का अधिकार है तो 50 उसी को मिलेगा। इसके लिए कई योजनाएं चलाई हैं। एक तो हर किसी को सरकारी दरवाजे पर पहुंचने के लिए कठिनाई न हो, हमने जगह जगह पर सरल केंद्र बनाए हैं, ई-दिशा केंद्र बनाए हैं, गांव गांव में अटल सेवा केंद्र बनाए हैं कि जो पात्र व्यक्ति है, जिसकी जरूरत है, गरीब है, किसी भी पिछड़े समाज का व्यक्ति है, अनुसूचित जाति के समाज का व्यक्ति है, वो जाकर के अपना फॉर्म भर दे। और फॉर्म भरने के बाद उसकी जो औपचारिकता छोटी बड़ी होती है, पैसा जो आता है वो सीधा उसके बैंक के खाते में DBT होता है। वो किसी अधिकारी के माध्यम से उसको चेक नहीं देते हम। नहीं तो चेक देने वाला भी चेक बना करके और जेब में रख लेगा, जिसको देना है उसको दिखाएगा, देख तेरा चेक पड़ा है, देख तेरा चेक पड़ा है। वो कहेगा चेक मिल क्यों नहीं रहा? वो कहता मेरे हाथ गर्म करो फिर चेक दूंगा तेरा मैं। तो सिस्टम खत्म कर दिए, किसी को चेक दिखाई नहीं देगा। अब तो सीधा पैसा सरकार का बटन दबा करके उसके खाते में पहुंचेगा, बाहर नहीं रखेंगे। कितनी योजनाएं गरीबों के लिए, चाहे वो हमारी जो उज्ज्वला स्कीम है, आयुष्मान स्कीम है। हमारे गीतकार हैं जिन्होंने अभी गीत बोला, उन्होंने सारी उनकी चर्चा की है। तो इस प्रकार की सारी योजनाएं, घर घर में बिजली पहुंचाने की बात है, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात है, सब चीजें हमने गरीब समाज के लिए खुली कर दी हैं। लेकिन मुझे अभी भी संतोष नहीं है। मैं साफ बताना चाहता हूं संतोष क्यों नहीं है। आज भी इतनी सब योजनाएं होने के बाद पात्र व्यक्ति कौन है, अपात्र कौन है, इसकी पहचान करने में अभी वही सरकारी सिस्टम है और लोगों की मानसिकता भी वही है। मानसिकता पर थोड़ा सा मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूं, अगर किसी से पूछा जाए कि भी ये योजना 50,000 रुपया या 1 लाख रुपए तक की सीमा किसकी इनकम की है उसको मिलेगी, तो तुम्हारी इनकम कितनी है? तो आज 5 लाख वाला भी ये कहता है कि मेरी इनकम 50,000 है, 2 लाख वाला भी कहता है मेरी इनकम 40,000 है। भाई अगर तुम्हारे पास ज्यादा इनकम है तो बताओ ज्यादा है, फिर तुम्हारे जो योजना होगी तुम्हें मिलेगी। लेकिन अगर ये गरीब के लिए है तो ये गरीब के पास जाने दो। आज भी हमारा संघर्ष आपस में चल रहा है। उस आपस में संघर्ष के कारण से बहुत बातें हम ऐसी बोल जाते हैं, उसका हम हिसाब किताब नहीं लगाते हैं। मैं हमारे डिप्टी स्पीकर से एक बात से भिन्नता रखता हूं और मैं आपको बता देता हूं क्या है। डिप्टी स्पीकर भी मंच पर बैठे हैं, आप भी सामने बैठे हैं। हमारे पास कोई एक चीज है,
उस चीज को हमने कहा